ऑल माई सेल्फ हिरल शास्त्री और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये जीटीयू की एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नाम से ही हमको पता चलना चाहिए कि जो पहले आया होगा ना उसको हमें क्या करना है, पहले सीपीयू एलोकेट कर देना है। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ ऐसे है कि आपके पास जो प्रोसेस सबसे पहले रिक्वेस्ट लेके आती है आपको उसको सबसे पहले सीपीयू सर्व करना है। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 3 प्रोसेस है, एक है P1, दूसरा है P2 और तीसरा है P3। तो अब P1 पहले रिक्वेस्ट लेके आया ना, तो मुझे उसको पहले हेल्प करनी है। P2 उसके बाद आया है तो P2 को उसके बाद देखना है। P3 उसके भी बाद आया है तो P3 को हम उसके बाद कंसिडर करेंगे। इसका मतलब प्रोसेस आपके जिस ऑर्डर के अंदर रिक्वेस्ट करती है हमें उसी ऑर्डर के अंदर उसकी रिक्वेस्ट पे प्रोसेस परफॉर्म करनी है। क्लियर? मतलब देखो, हमें क्या ध्यान में रखना होगा, इसका अराइवल ऑर्डर इन द सेंस कि अगर P1 आता है 0 टाइम पे, ये आता है 1 पे, ये 2 पर, अभी और एक प्रोसेस ले लेते हैं वो आता है 4 पे। तो ये जो 0, 1, 2 और 3 ये क्या है, हमारा अराइवल टाइम है। मतलब कि आपकी प्रोसेस कौन से टाइम पर अराइव हुई थी, मतलब आई थी, वो टाइम आपको ध्यान रखना है और उसके अराइवल टाइम के हिसाब से आपको उसको सीपीयू एलोकेट कर देना है। दूसरा चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो है डिसीजन मोड। अब इसका जो डिसीजन मोड है ना वो है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब आपने एक बार कोई प्रोसेस सिलेक्ट कर ली, तो जब तक वो प्रोसेस खुद से टर्मिनेट नहीं होती तब तक आप उससे फोर्सफुली सीपीयू वापस नहीं ले सकते, या फिर वो किसी इनपुट आउटपुट के लिए बाहर जा रही है। जैसे कि कभी होता है ना कि हम कुछ प्रोग्राम काउंट कर रहे होते हैं और तभी हमें ज़रूरत पड़े इनपुट की या किसी आउटपुट की, तो उसके लिए प्रोसेस को सीपीयू क्या करना होता है, लीव करना होता है। तो अगर वो खुद से सीपीयू रिलीज़ करता है तो ठीक है, बट आप उससे फोर्सफुली सीपीयू वापस नहीं ले सकते। तो इसका जो डिसीजन मोड है दैट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब एक बार दे दिया तो दे के भूल जाना है, जब तक कि वो इंसान सामने से वो सीपीयू हमको रिटर्न ना करे तब तक। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, देखो ये सबसे पहला एल्गोरिदम है तो बहुत ही इजी है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे होगा, बहुत ईजीएस्ट वे में हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द फीफो इन द सेंस कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसका पहले काम खत्म होगा। तो अब सीपीयू जब भी आपको फ्री दिखे तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट क्यू में प्रोसेस पड़ी होगी उसको आपको फर्स्ट पोजीशन पे लाके रख देना है, ताकि आपका जो प्रोसेसिंग है, आपका जो सीपीयू है वो कभी आइडियल बैठा ना रहे। चलिए अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक होनी चाहिए प्रोसेस, उसका अराइवल टाइम और उसका बर्स्ट टाइम। ये जो अराइवल टाइम है ना वो क्या डिफाइन करता है कि आपकी प्रोसेस कौन से टाइम पर अराइव हुई है, जिसको आप एटी भी बोल सकते हो। उसके बाद है हमारे पास बर्स्ट टाइम, इसको आप बोल सकते हो बीटी। और ये 3 चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रोवाइड की गई होगी। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है, उसका नाम है P0, फिर एक प्रोसेस है P1, दूसरी प्रोसेस है P2 और तीसरी प्रोसेस है हमारे पास P3। दैट मीन्स 4 प्रोसेस हो गई हमारे पास। अब इन चारों का अराइवल टाइम, तो ये प्रोसेस अराइव होती है 0 पर, ये हुई है 1 पर, इसका है 3 और इसका अराइवल टाइम है 5। अब बस टाइम लिख देते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस का बस टाइम है 10, इसका है 6, इसका है 2 और इसका है 4। ये 3 चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रोवाइड की गई होगी। ये 3 चीज़ों के ऊपर से आपको सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो बनाना होता है गेन चार्ट। अब गेन चार्ट क्या है, तो इसको आप देखो, आपके पास प्रोसेस है, अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है। इसको आपको एक ग्राफ की हेल्प से, एक चार्ट की हेल्प से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब गेन चार्ट जो होगा ना वो बेसिकली आपका स्टार्ट होता है 0 से। मतलब यहाँ पे लिख के ही रखना कि आपको ये 0 से स्टार्ट करना है, ये माइंड में फिट ही कर लो कि आपको अपना गेन चार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। अब देखो आपका अराइवल टाइम
क्या कोई प्रोसेस 0 टाइम पर अराइव हुई है? यस, हमारे पास एक प्रोसेस है दैट इज P0। तो P0 कब अराइव हुई है? 0 पर। और P0 को कितना यूनिट यूज़ करना है CPU का? 10 यूनिट यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, P0 को 10 यूनिट दे देंगे। तो जब हमारा P0 एग्जीक्यूट हो रहा था उसको 10 यूनिट चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इतना यूनिट उसने यूज़ किया। तो जब क्या P0 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था तब क्या कोई और प्रोसेस भी अराइव हुई है? यस, डेफिनेटली। तब तक हमारे पास P1 भी आ गया है, P2 भी आ गया है और P3 भी आ गया है। तो भैया अब जैसे इसका नाम है, क्या नाम है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दैट मीन्स कि अब P0 के बाद पहला चांस किसको मिलेगा? P1 को। P1 के बाद P2 को और P2 के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा? P3। तो जब P1 एग्जीक्यूशन में था तब ऑलरेडी P1, P2 और P3 आ गया है। P0 जब एग्जीक्यूशन में था तो P1, P2, P3 आ गया है। तो अब P0 ने जब अपना काम खत्म कर लिया है तो नेक्स्ट CPU हमको किसको अलोकेट करना है? P1 को अलोकेट करना है। अब P1 को कितने यूनिट यूज़ करने हैं? जस्ट 6 यूनिट। तो क्या होगा? 10 + 6 = 16। उसके बाद क्या है हमारे पास? P2। अब P2 को तो सिर्फ 2 यूनिट ही यूज़ करने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब लास्ट एक ही प्रोसेस है हमारे पास दैट इज P3। P3 को कितने यूनिट यूज़ करने हैं? 4 यूनिट यूज़ करने हैं। तो 18 + 4 = 22। क्लियर? अगर आपने ये गेन चार्ट बहुत अच्छे से बना लिया तो आपको कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाउंड करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? कंप्लीशन टाइम, जिसको आप CT भी बोल सकते हो और कहीं जगह पे इसको आप फिनिश टाइम भी बोल सकते हो। आप कंप्लीशन टाइम बोलो या फिर आप इसको फिनिश टाइम बोलो, ये तीनों चीज़ें एक ही है। क्लियर? अब हमें कंप्लीशन टाइम लिखना है। तो P0 कंप्लीट कहाँ पे हुआ है? 10 पे। तो P0 का कंप्लीशन टाइम होगा 10। P1 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? 16। P2 का कंप्लीशन टाइम है 18। P3 का कंप्लीशन टाइम है 22। उसके बाद कैलकुलेट करना होता है हमें टर्न अराउंड टाइम। अब जो टर्न अराउंड टाइम है ना, आप उसको बोल सकते हो TAT। अब TAT क्या होता है? सो TAT = कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। आप अपने कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। सो 10 - 0 दैट इज 10। 16 - 1 = 15, 18 - 3 that is 15 and 22 - 5 that is 17। क्लियर? मिल गया आपको आपका कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है? तो अगर आपने टर्न अराउंड टाइम अच्छे से फाइंड कर लिया तो TAT - BT, TAT - BT करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपका वेटिंग टाइम मिल जाता है। तो 10 - 10 दैट इज 0। देन 15 - 6 दैट इज 19। 15 - 2 13 और 17 - 4 अगेन 13। इतना काउंट करने के बाद हमें नेक्स्ट 2 चीज़ें फाइंड करनी है दैट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब देखो, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है? उसका समेशन डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर। तो हमारे पास 4 प्रोसेस है तो आपको क्या करना है? इनका समेशन करना है। समेशन में अब क्या लिखेंगे हम? 10 + 15 + 15 + 17 कितना होगा ये? 57। सो 57 डिवाइड बाय 4 अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 57 डिवाइड बाय 4 करें तो हमें मिल जाएगा 14.25 और ये जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा मिलता है मिली सेकेंड्स के अंदर। डन? उसके बाद हमें फाइंड करना है एवरेज वेटिंग टाइम दैट इज 0 + 9 + 13 + 13 दैट इज 35। क्लियर? 35 डिवाइड बाय 4 करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको?
8.75, ये भी किस में मिलेगा, मिली सेकेंड्स के अंदर। तो ये हमने एक सिनारियो देखा। क्या सिनारियो देखा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम कैसे सॉल्व होता है ये। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।